friends, myself Shankar Kumar, lecturer in the Department of Mechanical Engineering, Pakur Polytechnic, Pakur. In the last class, we have covered the fundamentals of refrigeration. Now, today we are going to start second unit, which is refrigeration cycle. In refrigeration cycle, first of all, we study reverse Carnot cycle. Reverse Carnot cycle. Reverse Carnot cycle is a hypothetical cycle. Carnot cycle is a heat engine cycle, but reverse Carnot cycle is a refrigeration cycle. In reverse Carnot cycle, it is operated on two isothermal process and two isentropic process. Process 1 to 2 is isentropic compression. Process 2 to 3 isothermal compression. Process 2 to 3 isothermal compression. Process 3 to 4 isentropic expansion, and last process 4 to 1 is isothermal expansion. Its cycle is operated on two isothermal process and two isentropic process. Means draw the line. This is a pressure line and this is a volume line. So draw the line V1. This line is V2. This line is V4, and this line is V3. Same, draw on pressure line. This is P4, this is P1. This line represents P2 and this line represents P3. Similarly, in TS diagram, this is a temperature and entropy diagram. This is a pressure and volume diagram, and this is a temperature and entropy diagram, TS diagram. Entropy is denoted as S. This line represents T1 and T4. T1 is equal to T4, and this line represents T3 is equal to T2. This line represents S3 is equal to S4, and this line is S2 is equal to S1. By process 1 to 2. Process 1 to 2, जैसे अभी हम लोग सब ड्रा कर लिए हैं. यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग वॉल्यूम लाइन पे ड्रा करते हैं तो ये V1, ये V2, ये V4 एंड ये V3. सिमिलरली इसको हम लोग प्रेशर लाइन पे ड्रॉप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? P1, P4, P3 एंड P2. TS लाइन पे भी वैसे ड्रॉ कर देंगे. TS लाइन ड्रॉ कर दिया, TS लाइन ड्रॉ कर दिया, T1 इज इक्वल टू T4 एंड T3 इज इक्वल टू T2. अब वन बाय वन प्रोसेस से हम लोग देखेंगे. प्रोसेस 1 to 2. प्रोसेस 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. Isentropic compression. In this process यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कर रहे हैं तो प्रोसेस पॉइंट 1 से कंप्रेस करके, लिक्विड को कंप्रेस करके, एयर को कंप्रेस करके हम लोग कहाँ पे ले जा रहे हैं? पॉइंट 2 पे ले जा रहे हैं. तो ड्यूरिंग
कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, क्या क्या चेंजेज आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीवी डायग्राम पे, फिर देखेंगे टीएस डायग्राम में। तो पीवी में आप देखिए, पीवी में क्या हो रहा है, 1 से 2 पे जा रहा है। तो 1 से 2 पे जा रहा है तो प्रेशर में आपका क्या चेंजेज आ रहा है, प्रेशर चेंज होकर के क्या बन जा रहा है, प्रेशर P1 टेंड्स टू P2, मतलब प्रेशर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। प्रेशर आपका ओवरऑल प्रेशर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। P1 से बढ़कर के आपका कितना प्रेशर हो गया, P2। उसी तरह इसमें हम देखेंगे वॉल्यूम में क्या चेंजेज आ रहा है। तो वॉल्यूम कहाँ था हमारा, V1 था, अभी वॉल्यूम कहाँ हो गया हमारा, V2। तो डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब वैसे ही हम लोग देखेंगे टेम्परेचर और एंट्रोपी लाइन पे। तो टेम्परेचर और एंट्रोपी लाइन पे हम देखेंगे तो क्या प्रोसेस 1 to 2 पे चलते हैं। तो टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, पहले टेम्परेचर आपका कितना था T1, फिर आपका टेम्परेचर कितना हो गया T2। तो T2 का वैल्यू ज्यादा है ना, T1 का वैल्यू ज्यादा है, तो T2 का ऑब्वियसली वैल्यू ज्यादा है, मतलब आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। एंट्रोपी, एंट्रोपी आप देख रहे हैं, एंट्रोपी लाइन कहाँ पे है, S2 इक्वल टू S1, मतलब एंट्रोपी जो है आपका दोनों पे सेम है, एंट्रोपी आपका सेम है। उसी तरह हम लोग चलेंगे प्रोसेस 2 to 3, 2 to 3, 2 to 3 के लिए हम लोग चलेंगे तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या हो रहा है, यहाँ प्रेशर कितना था P2, अभी प्रेशर कितना हो गया है P3, मतलब प्रेशर यहाँ भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत, यहाँ भी प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम पे हम लोग देखते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम अभी भी यहाँ घट रहा है। वॉल्यूम कहाँ था पहले, ये था V2, अभी कहाँ हो गया है V3 हो गया है, वॉल्यूम ऑब्वियसली यहाँ पे घट रहा है। लास्ट हम लोग देखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका कहाँ पे था T2 था, अभी कहाँ पे है T3, तो T2 इक्वल टू T3 है, मतलब टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोसेस, प्रोसेस 3 to 4, 3 to 4 में हम लोग देखेंगे क्या, 3 to 4 कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में हम लोग क्या देखते हैं, क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पे प्रेशर आपका P3 था, अभी आपका प्रेशर कितना हो गया है P4 हो गया है, मतलब प्रेशर आपका क्या हो रहा है, प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। उसी तरह वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम अभी कितना था V3 था, अभी वॉल्यूम कितना हो गया है V4, मतलब वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ रहा है। टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे देखिए T3 था, अभी कितना हो गया टेम्परेचर T4, तो T3 का वैल्यू ज्यादा है ना, T4 का वैल्यू ज्यादा है, कौन सा वैल्यू ज्यादा है, तो हाँ ऑब्वियसली T3 का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज किया। लास्ट प्रोसेस जो है हमारा कौन सा है, 4 to 1 प्रोसेस, प्रोसेस 4 to 1, प्रोसेस 4 to 1, प्रोसेस 4 to 1 कौन सा है हमारा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम क्या देख रहे हैं, 4 to 1 पे सबसे पहले प्रेशर, प्रेशर में क्या चेंजेस आ रहा है, पहले P4 था, अभी P1 हो गया, मतलब प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। उसी तरह हम लोग वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम आपका V4 था, अभी क्या हो गया है, वॉल्यूम आपका V1 हो गया है, मतलब वॉल्यूम आपका बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। टेम्परेचर में हम लोग देखेंगे T1 इक्वल टू T4, मतलब यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर सेम है, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होगा।
ये चारों प्रोसेस हम लोग देख लिए, इसका सब कंडीशन देख लिए कि कौन सा प्रोसेस पे क्या क्या इसमें चेंजेस हो रहा है। अब हम लोग इक्वेशन से जानते हैं रेफ्रिजरेटर सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन के फार्मूले से हम लोग इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। COP of R, COP of R हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। COP of R, COP of रेफ्रिजरेटर RE डिवाइडेड बाय WE। RE का मतलब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन। और दूसरे बाय थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं DS इक्वल टू DQ बाय, ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं एंट्रोपी इक्वेशन से। तो DS इक्वल टू DQ बाय T। तो देन DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा DS इंटू T। DQ इक्वल टू DS इंटू T हो जाएगा। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, COP ऑफ R। तो इस पॉइंट पे देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि हीट एब्जॉर्प्शन कहाँ है और हीट रिजेक्शन कहाँ है। तो हीट रिजेक्शन जो है हमारा, ये पार्ट जो है आपका, ये जो पार्ट है आपका 4 to 1, यही रेफ्रिजरेटिंग स्पेस है। इसी रेफ्रिजरेटिंग स्पेस है तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन है हमारा। और हीट रिजेक्शन कहाँ पे है, तो हीट रिजेक्शन यहाँ पे है। जैसे हम लोग TS डायग्राम में दिखा सकते हैं, हीट एब्जॉर्प्शन मेरा इस पॉइंट पे है, हीट रिजेक्शन कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग ये इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं प्रोसेस 4 to 1 DQ इक्वल टू DS इंटू T, DS इंटू T। तो DQ 4 to 1 के लिए अगर हम लोग लगाते हैं, 4 to 1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, T1 इंटू DS इंट्रोपी चेंजेस। इंट्रोपी चेंजेस हमारा कितना है, S1 माइनस S3, S1 माइनस S3। और इसको दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरे टर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, T1 की जगह पे T1 इक्वल टू T4 है, तो T1 इक्वल टू T4 भी हम लिख सकते हैं। S1 की जगह पे S2 है, S2 भी हम लिख सकते हैं। S3 इक्वल टू S4 भी है, तो हम लोग यहाँ S4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन को आपको लेना है, ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन को आप ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं, ये इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं 1 और इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं 2। अब वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, या वर्क इनपुट इक्वल टू क्या होता है, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब। हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब। हीट रिजेक्शन मेरा किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे हीट रिजेक्शन है। तो इस पॉइंट पे हमारा एंट्रोपी क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को पुट करेंगे यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, T2 इंटू DS। एंट्रोपी चेंज है तो एंट्रोपी 2 और 3 में देखेंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, S2 माइनस S3, S2 माइनस S3, S2 माइनस S3। S2 माइनस S3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2 इंटू S2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सबको एक ही फॉर्म में लाना है इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। S2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, S2 इक्वल टू S1, S2 इक्वल टू S1। तो S2 की जगह पे हम लोग S1 लिख सकते हैं, S1 माइनस S3। S2 की जगह पे हम लोग S1 माइनस S3 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हो गया माइनस हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है, इस पार्ट पे हो रहा है। तो इस पार्ट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, T1 या T4 दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। T1 इंटू
इंट्रोपी चेंजेस क्या हो जाएगा? कि इंट्रोपी से बड़ा इंट्रोपी कौन है? ये, और छोटा इंट्रोपी कौन सा है? ये। तो S2 माइनस S3 या S1 माइनस S3, S1 माइनस S3 या S2 माइनस S3, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम फाइनल इक्वेशन हमारा क्या होगा? T2 इंटू S1 माइनस S3, S1 माइनस S3 माइनस T1 इंटू S1 माइनस S3। ये भी S1 माइनस S3, ये भी S1 माइनस S3, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं S1 माइनस S3 इंटू T2 माइनस T2 माइनस T1, S1 माइनस S3 इक्वल टू इंटू T2 माइनस T1, हम लोग इतना लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है? COP ऑफ R। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको किस पॉइंट पे मिलता है? तो 4 to 1 में, यही ना इवापोरेटर प्रोसेस है, यही तो रेफ्रिजरेटिंग स्पेस है। तो इसी में हमको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है। तो इस प्रोसेस पे RE की जगह पे हम लोग इसको पुट करेंगे और वर्क डन हम निकाल लिया है। यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू हम लोग निकाल लिया है। W इक्वल टू कितना आया? W इक्वल टू S1 माइनस S3 T2 माइनस T1। अब इसको पुट करेंगे हम लोग, पुट करके देखेंगे क्या होता है। Putting the value of equation 2 and equation 3 in equation 1। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किसमें? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो COP ऑफ R इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इस पॉइंट पे मिल रहा था। तो इस पॉइंट पे हम लोग जो फाइंड आउट किए, DQ का वैल्यू फाइंड आउट किया, DQ का वैल्यू कितना था? T1 इंटू S1 माइनस S3, वही इक्वेशन था। W इक्वल टू हम लोग कितना निकाले थे? W इक्वल टू T2 माइनस S1, सॉरी, W इक्वल टू हम लोग निकाले थे T2 माइनस T1 इंटू S1 माइनस S3। तो S1 माइनस S3 को कैंसिल आउट कर दीजिए। S1 माइनस S3 ऊपर भी है, S1 माइनस S3 नीचे भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? COP ऑफ R इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। यही फाइनल इक्वेशन है और इसी इक्वेशन को हमको फाइंड आउट करना था। तो ये COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये हमारा हो गया रिवर्स कार्नोट साइकिल का जो फाइनल इक्वेशन है, यही है। यही इक्वेशन को हमको याद रखना है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, ओके। अभी हम लोग देखें COP ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल पे अभी हम लोग जो फार्मूला फाइंड आउट किया, COP ऑफ R इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। उसी पे बेस्ड हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। उसमें क्या है? ये कार्नोट मशीन वर्क्स ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल between temperature limit of -10 degree centigrade and 27 degree centigrade. Find its COP when working as, जब वह रेफ्रिजरेटर के रूप में काम कर रहा है, हीट पंप की तरह काम कर रहा है और हीट इंजन की तरह काम कर रहा है। मीन्स कह रहा है कि एक मशीन है जो कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा है, जिसके बीच का टेम्परेचर लिमिट जो है वो -10 डिग्री है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड है।
मीन्स कहने का मतलब सबसे पहले आपको समझना होगा कि 10 डिग्री कहाँ का है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ का है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स जहाँ पे हम लोग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटिंग जो स्पेस है उसका जो टेम्परेचर है वो माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो हम लोग टेम्परेचर रिजेक्ट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें गिवन डेटा क्या क्या है। गिवन डेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं T1। हम लोग जो इक्वेशन फाइंड आउट किए हैं उस इक्वेशन से T1 को हम लोग लो टेम्परेचर रखे हैं और T2 को हम लोग कितना रखे हैं हायर टेम्परेचर रखे हैं, इसलिए हम उसी नोटेशन का यूज कर रहे हैं जो जिस नोटेशन पे अभी हम लोग डेरिवेशन किए। तो उसी डेरिवेशन से हम लोग T1 इक्वल टू हमारा कितना है माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड को इसको केल्विन में चेंज कर देंगे तो केल्विन में कितना होगा 273 माइनस 10 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 263 केल्विन। 263 केल्विन हो जाएगा। T2 जो हीट रिएक्शन है T2, तो T2 हमारा कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसको भी केल्विन में चेंज करेंगे तो केल्विन में चेंज करेंगे कितना आएगा 273 प्लस 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ये हो जाएगा 300 केल्विन और ये हो जाएगा 263 केल्विन। जो हमारा लोअर टेम्परेचर है वही तो रेफ्रिजरेटिंग स्पेस जो है उसी का टेम्परेचर कितना है 263, और जहां पे हम लोग हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो हम लोग सबसे पहले जो हमको फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या एयर रेफ्रिजरेटिंग मशीन मतलब एक रेफ्रिजरेटर पे ये इक्वेशन को अप्लाई करना है, इस गिवन डेटा को अप्लाई करना है। तो रेफ्रिजरेटर का COP एक नंबर डाल लेंगे हम लोग। एक नंबर पे हमारा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू कितना होता है T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे तो T1 हमारा कितना है 263, T2 हमारा कितना है 300 माइनस 263, तो 263 डिवाइडेड बाय 300 में 263 माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 37। अब 263 डिवाइडेड बाय 37 अगर हम लोग करेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा वो 17.10, ये हो जाएगा आपका आंसर, यूनिट लेस होगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपका कितना मिला COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना मिल गया 7.110। कोई दिक्कत? दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा है एन हीट पंप। हीट पंप का COP क्या होगा COP ऑफ हीट पंप। हीट पंप का COP क्या हो जाएगा इक्वेशन आप लोग क्या जानते हैं COP ऑफ R। हम लोग इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फाइंड आउट किए थे, उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू COP ऑफ R प्लस 1। तो COP ऑफ R प्लस 1 हो जाएगा, या फिर आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि हीट पंप में हमारा जो डिजायर्ड टेम्परेचर होता है वो डिजायर्ड टेम्परेचर हमारा कितना होता है तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है या बड़ा हुआ टेम्परेचर होता है, और रेफ्रिजरेटर में हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर क्या होता है लोअर टेम्परेचर होता है। हीट पंप में हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर क्या होता है मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मतलब बड़ा टेम्परेचर। तो ये हो गया हमारा 300। हीट पंप में 300 हमारा हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 263। तो 300 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 263, इसको माइनस करेंगे तो हम फिर कितना मिलेगा 37। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 8.10। ये हो गया आपका आंसर हीट पंप का। और हम लोग इक्वेशन भी जानते हैं, ये 7.10 और ये कितना हो गया 8.10। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो फाइंड आउट किए थे इक्वेशन
रिलेशन बिटवीन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर में, वो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में इक्वेशन क्या फाइंड किए थे, COP ऑफ HP इज इक्वल टू COP ऑफ R प्लस 1। अगर आप इस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करते हैं तो इस इक्वेशन को पुट करके आप निकालेंगे तब भी आपको कितना, COP ऑफ R प्लस 1, COP ऑफ R कितना आया था 7.10, अभी कितना आ गया 8.10, मतलब 1 बड़ा हुआ। तो ये इक्वेशन से भी हम इसको फाइंड आउट करते हैं, दूसरे तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे थर्ड हमारा क्या है, एन हीट इंजन। अब ये जो है टेम्परेचर लिमिट वो हीट इंजन की तरह काम कर रहा है, तो हीट इंजन के लिए हम लोग COP ऑफ हीट इंजन, COP ऑफ हीट इंजन, तो COP ऑफ हीट इंजन का फार्मूला क्या होगा, ये रिवर्स कार्नोट साइकिल है। इस फार्मूले के कंप्लीटली उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करने से आपको क्या मिलेगा, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, अब यहां से हम लोग देख सकते हैं 300 माइनस 263 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 263 डिवाइडेड बाय 300 आपको कितना मिलेगा, 37 डिवाइडेड बाय 300। आपको वैल्यू जो मिलेगा वो होगा 0.1233, आपको वैल्यू जो मिलेगा वो हो जाएगा 0.1233। ठीक है, नाउ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल कंज्यूम 5.5 किलोवाट फॉर ए प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ऑफ 940 किलोजूल पर मिनट फॉर मेंटेनिंग ए रीजन ऑफ -38 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस कहने का मतलब क्या है, कितना कंज्यूम कर रहा है, 5.5 किलोवाट, मतलब वर्क इनपुट आपका कितना हो गया 5.5 किलोवाट। तो हम लिख लेते हैं गिवन डाटा W इज इक्वल टू 5.5 किलोवाट प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ऑफ 940 किलोजूल पर मिनट, मतलब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है 940 किलोजूल पर मिनट, इतना प्रोड्यूस हो रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है इतना, फॉर मेंटेनिंग ए रीजन ऑफ -38 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हम उस रीजन का टेम्परेचर कितना मेंटेन कर रहे हैं, तो उस रीजन का टेम्परेचर हम लोग जो मेंटेन कर रहे हैं T1 इक्वल टू -38 डिग्री सेंटीग्रेड है। -38 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, केल्विन में, 273 माइनस 38 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 235। तो T1 इक्वल टू कितना हो गया आपका, T1 इक्वल टू आ जाएगा 235 केल्विन। फाइंड आउट क्या करना है हमको, COP ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन, तो एक नंबर डालेंगे COP ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन, COP ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन इक्वल टू होता है Rn डिवाइडेड बाय W। Rn यहाँ पे दिया हुआ है 940, W यहाँ पे दिखा हुआ 5.5, तो हमको फाइंड बस इस फार्मूले में पुट करके फाइंड आउट कर लेना है। तो Rn इक्वल टू 940 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे सेकंड के लिए, डिवाइडेड बाय 5.5, तो देन COP ऑफ R जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2.85। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 2.85। एक नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे क्या कर रहा है, हायर टेम्परेचर ऑफ साइकिल, हायर टेम्परेचर ऑफ साइकिल, COP ऑफ R इज इक्वल टू कितना होता है Rn डिवाइडेड बाय W। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं T1
डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। इसको ये लिख सकते हैं T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। COP ऑफ R आप फाइंड आउट किए हैं, तो COP ऑफ R इसका तो कितना होगा 2.85 इनटू इक्वल्स टू T1 कितना है आपका, T1 235 है, T1 का वैल्यू हम लिख देते हैं 235 डिवाइडेड बाय T2 माइनस 235। 2.85 इक्वल्स टू 235 डिवाइडेड बाय T2 माइनस 235। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग इसको इधर ले आएंगे, T2 माइनस 235 इंटू 2.85 इज इक्वल्स टू 235। अब यहाँ से आप T2 को कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ से आप T2 को कैलकुलेट करेंगे तो T2 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको 317.5 केल्विन। और अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में देखिएगा तो आपको मिलेगा 44.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिला, T2 का वैल्यू मिल गया। आपको फाइंड आउट क्या करना था, हायर टेम्परेचर ऑफ साइकिल। तो हायर टेम्परेचर ऑफ साइकिल आपको मिल गया, यहाँ से हायर टेम्परेचर भी आप फाइंड आउट कर लिए। थर्ड जो हमको फाइंड आउट करना है वो थर्ड वन क्या है, थर्ड जो हमको फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, हीट डिलीवर्ड। थर्ड पे हम लोग लिखेंगे हीट डिलीवर्ड इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब प्लस वर्क डन। हीट डिलीवर्ड हमको फाइंड आउट करना है, तो हीट डिलीवर्ड इसका कितना हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब आपका कितना है 940 प्लस वर्क डन आपका कितना है 5.5 किलोवाट है। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनट में आपका चेंज हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 1270 किलो जूल पर मिनट। तो हीट डिलीवर्ड आपका आ जाएगा कितना 1270 किलो जूल पर मिनट। ये आपका हो गया हीट डिलीवर्ड। ये तीनों हमको फाइंड आउट करना था, इसी तीनों को फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एयर रेफ्रिजरेशन, बेल कोलमन साइकिल। थैंक यू।